दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2020 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर बीरूखाल ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर दूर और चालदे ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर दूर गढ़वाल और अल्मोड़ा के बॉर्डर पे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेवारी बडियारी वंशज गढ़वाल और अल्मोड़ा को दी गई थी, जो कि सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे एक भव्य आयोजन होता है, जिसे स्थानीय भाषा में हम जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा मंदिर का बैकग्राउंड। और अब आपको आज आज आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में रहकर वहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो उत्तराखंड में रहकर बहुत कुछ कर रहे हैं। विकास के कार्य हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, वहाँ पे बनाए रखने के लिए उनका अहम योगदान है। और बहुत ही सोशल हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हर चीज में अपना योगदान देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे इस मंच पे श्री राहुल शाह जी का, जो एसडीएम है कुमाऊं के। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी। जी सर। सर, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि माँ काली मंदिर जो है हमारा, उसके बारे में आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, और साथ में आपका परिचय पहले आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए दें। हाँ, मैं राहुल शाह हूँ। वर्तमान में मैं उप जिला मजिस्ट्रेट जी। विज्ञासेन हूँ, जिसमें कि आपका तहसील साधे और तहसील विज्ञासेन आता है। जहाँ तक माँ कालिका मंदिर के बारे में, अभी तक मुझे शायद अभी मौका नहीं मिल पाया वहाँ जाने का। लेकिन वहाँ पे जो मेला जी। हर 2 साल में होता है, वो काफी ज्यादा आपका पॉपुलर है। लास्ट ईयर भी जब दिसंबर के टाइम वहाँ पे मेला होना था, उस टाइम पे भी काफी ज्यादा हमने फोर्स का मूवमेंट वहाँ पे था, हमारा पुलिस की भी पूरी फोर्स लगी थी। उस टाइम पे मैं शायद छुट्टी में होने का वहाँ जाने का। और जी। यहाँ पे खासकर जो हमारा जो मंदिर है, वो आपका शालदे तहसील के साथ साथ अल्मोड़ा का भी बॉर्डर है और पौड़ी का भी बॉर्डर है, चमोली का भी बॉर्डर है। तो ट्रांजेक्शन पे वो आपका मंदिर है। और यहाँ पे श्रद्धालु जी। जो हमारे पौड़ी से भी आते हैं, चमोली वाले जिले से भी आते हैं और अल्मोड़ा से भी आते हैं। और काफी ज्यादा पौराणिक है मंदिर। जी। 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 जी सर। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और सर, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ये है मंदिर से रिलेटेड कि जैसे कि मंदिर है हमारा, तो सर वहाँ पे जिस तरह के अभी बदलाव हो रहे हैं, और किस तरह से मतलब आपके एंड से, मतलब एज ए ब्यूरोक्रेट, किस तरह से आपका फ्यूचर में सहयोग रहेगा क्षेत्रवासियों को, आप किस तरह का आश्वासन देना चाहोगे? मंदिर जो भी हमारे मंदिर होते हैं, वो एक आस्था के बहुत बड़े स्थान होते हैं, जहाँ पे कि सामान्य की आस्था जुड़ी होती है। लोगों की काफी पीढ़ियों से उसमें आस्था रहती है। समय के साथ मंदिर की जो जी। एक हमारी स्थिति है, उसमें भी परिवर्तन धीरे धीरे सभी जगह आ रहा है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि जो हमारा मंदिर हो, वो हमारा अगर पौराणिक मंदिर है, तो उसका किस तरह से हम उसका जीर्णोद्धार करें, किस तरह से वहाँ पे जो एक व्यवस्थाएं होती, चाहे वो बैठने की हो, चाहे वो पूजा करने की हो, चाहे वो बेंच हो, चाहे आपकी पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, वो व्यवस्था बहुत जरूरी है, जहाँ पे भी काफी संख्या में लोग आते हैं। दूसरा, उसके आने और जाने का जी। रास्ता, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, वो भी आपके काफी सुविधाजनक होंगे, तो लोगों को, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, उनको आने जाने में सहूलियत। जी। जी सर। इन जी मुझे सर, लगता है धन्यवाद। सबसे और बेसिकली हमें, तो सबसे पहले इस पे हमें, जो मुझे लगता है कि किसी भी मंदिर को अगर हमें जो आधारभूत सुविधाएं देनी होती हैं, वो ये जरूरी है उनको वहां पे मिले। जी। जी। जी सर। जी, बिल्कुल। और सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कोरोना काल था सारा, कोविड-19 का। तो इस दौरान आपने किस तरह से वर्क किया, और क्षेत्र में किस तरह की आपने जिम्मेवारी, क्योंकि कोरोना काल में व्यवस्थाएं बनाए रखना और सोशल डिस्टेंसिंग काफी चीजें हो जाती हैं जिनको मैनेज करना होता है। तो किस तरह से आपने वर्क किया, और इस समय की स्थिति किस तरह से है वहाँ पे? सब कुछ ओके है, या फिर किसी मतलब सब कुछ ओके है, या फिर क्राइसिस नेक्स्ट आने वाले टाइम में केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के आई थी महामारी। जिस तरह से इसका संक्रमण था, वो काफी ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि हम पकड़ नहीं पा सकते कि कौन संक्रमण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ये बीमारी थी, ये आपका आ, कई बार बिना सिम्टम के भी एक दूसरे को फैल रही थी। शुरुआत में हमारा जो जी। कोविड, हमारा कोरोना का शुरू हुआ था, सबसे पहले हमारा लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था, जिसमें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट कम्प्लीटली हमारा प्रतिबंधित कर दिया था, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, बीमारी ना फैलाएं। इसका मेन उद्देश्य था कि जी। संक्रमण को रोका जाए और जो आधारभूत हमारी
तैयारियां होनी है उसके लिए हमें समय मिल जाए। तो उस समय हमारे लिए सबसे बड़ी जी चुनौती ये थी कि जो व्यक्ति यहाँ के हैं और बाहर से आने वाले हैं, उनको जी प्रॉपरली स्क्रीनिंग करके उनका प्रॉपर आने की व्यवस्था करना, जो यहाँ फंस गए हैं मतलब अन्य राज्यों के, उनको सही ढंग से उनको वापस पहुंचाना। शुरुआत में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जो लोग फंस गए हैं यहाँ वहाँ, चाहे जी रोजगार की वजह से, चाहे पर्यटक हों, चाहे आपके हमारे अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी हों, उस वो सही सुविधाजनक ढंग से आ पाए, जा पाए। इसके अलावा लॉकडाउन में दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो आई थी, वो आई थी हमारी खाद्य आपूर्ति की। क्योंकि अंतर्राज्यीय बहुत सारे हमारे परिवहन बंद हो गए थे, बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक मूवमेंट बंद हो गया था, बहुत सारे ट्रकों का भी यहाँ आना जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ समय के लिए खाद्य की छोटी सी एक आपूर्ति में दिक्कत आनी शुरू हो गई, खासकर जैसे आटे के दाम बढ़ने पड़ गए थे, अन्य अन्य दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए फिर हमने, उस समय मेरे पास सल्ट का भी परगना था, तो हमने सल्ट तहसील हो, भिकियासैंड और सियालदेव के लिए हमने एक फूड एंड मेडिसिन हेल्पलाइन जारी शुरू की थी, जिसमें कि हमने अपने कंट्रोल रूम का फोन नंबर दिया था, और जिस व्यक्ति को भी चाहे राशन चाहिए, चाहे जी दवाइयाँ चाहिए, चाहे अन्य कोई आवश्यक सामग्री चाहिए, वो हमें फोन करे। तो हमने अपने माध्यम से दिल्ली से या फिर हल्द्वानी से या फिर कहीं अन्य जगहों से वो सामग्री मंगवा के उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था। जैसे ही धीरे जी धीरे करके हमारा लॉकडाउन में प्रतिबंध कम होने शुरू हो गए, तो ये समस्या जो थी हमारी कुछ समय के लिए समाप्त हो गई। लेकिन जैसे लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ, तो खासकर हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे केस बढ़ने शुरू हो गए। तो हमारा सबसे पहले काम था कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, ताकि वो अन्य लोगों से ना मिल पाए, उनका टाइमली टेस्ट हो जाए, सबका कोविड टेस्ट हो रहा है, जिसका टेस्ट हो रहा है अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उसको फिर हम कहाँ उसको शिफ्ट करेंगे। तो शुरुआत फिर हमने यहाँ पे कोविड केयर सेंटर जो बनने होते हैं, जहाँ पे कोविड का केस होना, तो वो हमने स्थापित किए, भिकियासैंड में स्थापित किया, सल्ट में स्थापित किया, मरचुला में स्थापित किया, मोहान में स्थापित किया। इसके अलावा हमने कुछ क्वारंटीन सेंटर बनाए, जहाँ पे कि जो व्यक्ति अभी जी पता नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, उसको हमने वहाँ पे कुछ समय के लिए क्वारंटीन किया। क्योंकि उस समय काफी जी लोगों में इसका विरोध था, काफी लोग क्वारंटीन नहीं होना चाहते थे, काफी लोग अपने गांव में ही जाना चाहते थे। तो सभी को समझाना, सभी को समस्याओं को समझते हुए उनकी सही व्यवस्था कराना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहा। जी जी सर जी जी बिल्कुल। और सर आप क्या मानते हैं अब अभी की स्थिति जैसे किस तरह से, क्योंकि एक तो हो गया कि हम किसी को बाय फोर्स कर रहे हैं कि रोक रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और घर से निकलने में, एक होता है कि हम कोई कैंपेन रन कर रहे हैं और अभियान मतलब जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो क्योंकि एक अब माना अब जाता ये है जैसे अब कि जी ये हाँ, जिस तरह से अब आर्थिक स्थितियां भी सामान्य हो गई, आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं, और किसी प्रकार का जी प्रतिबंध अब मुझे लगता है कि नहीं है, जैसा कि हमारा पहले लॉकडाउन के टाइम पे था। अब हर जी व्यक्ति को हम जा के कह के या दंडित करके ही मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं कर सकते। अब ये हर व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी कि किस तरह से उस संक्रमण को फैलने से रोके, स्वयं को बचाए, और औरों को भी ना फैलाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के लक्षण नहीं आते, क्या पता वो संक्रमण कर रहा हो, अगर वो मास्क पहनता है तो उसको भी बचाता है, अगर उसको गलती से उसको भी है तो दूसरे को भी बचाता है। एक आदमी की एक जी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए सोसाइटी उसकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्वयं के स्वास्थ्य की भी चिंता करे, जनहित में अन्य लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करे, संक्रमण को फैलने से रोके। उसके लिए उसे कुछ नहीं करना है, जी अपना मास्क पहनना है, जहाँ पे हो सके दूरी बना के ही बात करनी है। बिल्कुल आप किसी के क्लोज आके बात ना करें, खासकर ऐसे लोग जिनको जो आपसे परिचित ना हो। इसके अलावा तीसरा जी सबसे जरूरी जो है कि अगर आपके परिवार में, आपके आसपास में, या आप स्वयं किसी ऐसे लक्षण से पीड़ित हैं जो कि कोरोना का हो सकता है, तुरंत अपने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को, अपने पुलिस पुलिस में, या अपने राजस्व पुलिस अधिकारी को, या अपनी लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें, ताकि समय से आपको जो भी सही उपचार देना है वो दिया जा सके, या फिर आपका टेस्ट किया जा सके। जी 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 सर। सर अब जैसे बहुत सारी योजनाएं थी मतलब गवर्नमेंट की भी, जैसे बहुत सारा रिलीफ फंड भी आया, और भी मैं कह रहा हूँ विकास की जो भी योजनाएं होती हैं, तो जो आगे से जो भी आती है, किस तरह से आप ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाओगे? जैसे स्वच्छ भारत मिशन है या बहुत सारी जो कि अच्छी योजनाएं हैं, तो किस तरह से आप उनको करते हैं? बहुत सारी भारत सरकार की, बहुत सारी हमारी राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो कि जी जन सामान्य के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही है। भारत सरकार की जी सबसे बड़ी योजना जो हमारे पूरे क्षेत्र में चल रही है, वो है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। जिसके अंतर्गत आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ये आपका पूरा डिमांड बेस्ड है, मांग आधारित है। अगर आपने मांग कर दी, अगर आपका मनरेगा का कार्ड बना है, अगर आपने मांग कर दी, तो 15 दिन के भीतर आपको मनरेगा में काम देने का उसमें प्रावधान है।
उससे क्या है कि जी आपको जी एक रोजगार का एक अद्भुत साधन पैदा होता है, साथ में आपके गांव में ग्राम पंचायत लेवल में ऐसे संसाधन का निर्माण होता है, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज बनते हैं, ऐसे एसेट्स बनते हैं जो कि सामान्य सभी लोगों के काम आते हैं, जैसे कि आपकी चाहे उस सड़क मार्ग हो, चाहे आपके स्कूलों की मरम्मत कार्य हो, चाहे आपके वाटर हार्वेस्टिंग का कोई टैंक बन जाए, या फिर आपका सिंचाई की गूर बन जाए, वो सभी सभी सामान्य लोगों के काम भी आते हैं, साथ में आपको रोजगार भी मिलता है। सबसे बड़ी योजना तो आपकी वो चल रही है। इसके अलावा हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आपका आजीविका जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसमें समूह जी बनाते हैं महिलाओं के, जिसमें कि 4 से 5 महिलाएं होती हैं। वो अपने समूह से एक छोटी सी सेविंग हर महीने करती हैं। अगर वो 6 महीने तक चाहे 100 रुपये चाहे 50 रुपये जमा करती हैं, तो उस समय समूह को हम मान लेते हैं कि समूह आपका सेविंग से काम कर रहा है। उसमें एक पदाधिकारी हो जाता है जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अगर रिकॉर्ड सही करते हैं, उसके कुछ समय बाद उस ग्रुप को, जो समूह को, जिसे हम स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं, उसको रिवॉल्विंग फंड मिलता है 10,000 का, जिससे कि वो समूह कोई अन्य कार्य कर सकता है, चाहे वो दुकान खोलना चाहे, चाहे वो अचार अचार बनाना चाहे, चाहे पापड़ बनाना चाहे, चाहे वो अन्य कोई भी काम हो, चाहे वो आपका कोई छोटा सा गार्डन तैयार किया जाए, कुछ भी हो सकता है, आप मशरूम मशरूम का उत्पादन हो। फिर वो समूह को जैसे वो धीरे धीरे करके समूह और विकास करता है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे समूह को मिला के भी आपको सरकार एक लोन देती है, जिससे कि वो अपना और आगे जो भी वो अपना काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उसको फायदा मिलते रहे। एक स्वरोजगार का स्वयं से सहायता समूह को मदद करने का एक बहुत बड़ी योजना भारत सरकार के लेवल पे सभी ब्लॉकों में, सभी ग्रामों में चल रही है। राज्य सरकार की भी बहुत 3-4 योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना जो मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे अहम है पहाड़ में, एक तो हमारी पर्यटन की जो योजनाएं हैं, एक हमारी दीनदयाल होमस्टे योजना, जिसमें कि जो व्यक्ति जो कि पर्यटक सर्कल के आसपास रहता हो, जहाँ पर्यटक आने की संभावना हो या भविष्य में आ सकता है, चाहे ट्रैकिंग रूट हो, चाहे आपके पहाड़ का हिमालयन व्यू पॉइंट हो, चाहे आपके नदी के किनारे की कोई अच्छी जगह है, तो वहाँ पे जिसका अपना स्वयं का घर है, वो 4 कमरों का होम स्टे बनाता है, जिसमें कि सरकार 30% तक सब्सिडी दे रही है, और साथ में लोन भी उसमें उनको दिया जा रहा है, और साथ में आपका जो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है वो भी उसमें दी जा रही है। इसके अलावा आपका बीपीएन गढ़वाली जी लोन है, जिसमें कि पर्यटन से संबंधित कोई भी स्वरोजगार की योजना हो, चाहे वो टैक्सी का चलाना हो, चाहे टूरिस्ट बस चलानी हो, चाहे आपको होटल बनाना हो, रेस्टोरेंट बनाना हो, आपको ट्रैकिंग के लिए सामान खरीदना हो, आपने पैराग्लाइडिंग का इक्विपमेंट खरीदने हो, कोई भी आपका पर्यटन संबंधित गतिविधि अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको लोन उसमें मिलता है। उस लोन में भी आपका पहाड़ी क्षेत्र में 33% तक की सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि आप 10 लाख, अगर 10 लाख का लोन लेते हैं, तो सरकार आपको 3.5 लाख रुपए के करीबन आपको अनुदान देगी, केवल आपको वापस जो करना होगा 7.5 लाख रुपए वापस करना होगा, जो कि काफी अच्छी एक स्कीम चल जी रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी शुरुआत की है, जिसमें कि 5 किलोवाट तक का जो आपका सोलर लाइट का प्लांट है, उसको लगाने के लिए आपको अनुदान मिल रहा है। उसमें 2 नाली तक की आपकी जमीन चाहिए। अनुमानित लागत जो है पहाड़ में वो आपकी 10 लाख तक की है, जिसमें सरकार आपका 3-3.5 लाख तक की आपको सब्सिडी दे रही है, साथ में आपके ब्याज में भी सब्सिडी दे रही है। और प्लांट ऐसा है कि कुछ समय बाद आपका जो भी खर्चा है खुद प्लांट आपका बिजली बना के देगा। इसमें आपका 25 साल का पावर जी परचेजिंग एग्रीमेंट हो रहा है, जो कि यूपीसीएल हमारी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके साथ कर रहे हैं। 25 साल तक आपकी बिजली खरीदने का भी उसमें प्रावधान किया गया है। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग योजनाएं, कृषि में भी बहुत सारी हमारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे आपकी परंपरागत कृषि जी योजना हो, चाहे आपका फार्मर्स बैंक योजना हो, हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। हॉर्टिकल्चर में अगर आप पॉली हाउस लगाना चाह रहे हैं, तो जी आपको तो एट्टी सर परसेंट तक जी जी सब्सिडी मिल रही है। हाँ ठीक है। अब जैसे सर कि अभी क्या है कि बहुत सारे युवा गांव भी आए रोज ये कोविड-19 के चलते, तो ये जैसे योजनाएं हैं, जो भी हमारी योजनाएं हैं, तो जहाँ पे जहाँ इन सब को जैसे युवा करते हैं वहाँ पे, तो किस तरह का वहाँ पे माहौल प्रिपेयर है एज स्टार्टअप अगर किसी को करना है, जैसे बहुत सारे नए स्टार्टअप कुछ ना कुछ करेंगे वहाँ पे एज स्टार्टअप, तो ग्राउंड लेवल पे जो एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर जो है लोकल लेवल पे किस तरह का वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है? कहीं मतलब बहुत बार होता है कि जैसे ये कोई कुछ अपना स्वरोजगार करता है, तो कई बार क्या होता है कानूनी बहुत सारी उलझने हो जाती है, बहुत इधर से एनओसी लाओ, उधर से एनओसी लाओ, ये सो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल देखा था, किसी ने अपना पोल्ट्री फार्म के लिए करा था, तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारा मुझे एनओसी लेना पड़ गया कि गांव से दूर रखना है ये सब, तो इस इसमें क्या आप संदेश देना चाहोगे युवाओं को कि कैसे ईज ऑफ डूइंग है, मैं या मैं क्या आप कर रहे इसमें इसमें बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग है। थोड़ा सा
पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ज़मीन की समस्या आती है कि ज़मीन हमारे गोल खाते होते हैं। कई बार हमें प्रॉपर्ली आइडेंटिफ़ाई नहीं हम्म, कि हमारा कौन-सी ज़मीन है। जी कई बार जो हमारा आवेदन करता है उसके नाम पे ज़मीन होती नहीं, उसके पिताजी के नाम पे होती है या दादाजी के नाम पे चढ़ी होती है। ये बहुत ही व्यावहारिक समस्याएँ हैं। आप कभी भी कोई भी स्वरोज़गार की योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं जिसमें कि बैंक ने आपको लोन देना है, उसमें आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से करनी चाहिए कि आप बैंक में जो लोन ले रहे हैं उसमें जो आपका ज़मानती है वो क्या है? ज़मीन है कि प्रोजेक्ट है, क्या है? अगर ज़मीन है तो ज़मीन आपके नाम पे होनी चाहिए। हम्म, तो सबसे पहले आपको ज़मीन अपने नाम पे करनी पड़ेगी। अगर आप कृषि की योजना में काम कर रहे हैं तो आपको उसको अकृषि भी घोषित करना पड़ेगा तभी आपको बैंक लोन दे पाएगा। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो मतलब जानकारी लोगों को होनी चाहिए। दूसरा आपका जब भी आप जी बैंक से लोन ले रहे हैं किसी सरकारी योजना में तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी वायबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। जिसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10 लाख लगा रहे हैं तो आप 10 लाख की लागत कितने साल में कमा सकते हैं। थोड़ा-सा उसमें भी मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर रहा है उसको थोड़ा-सा इसमें भी काम करना चाहिए ताकि बैंक को बता पाए या किसी भी अधिकारी को बता पाए कि हम किस तरह से इसमें काम करके जो हम पैसा सरकार से ले रहे हैं उसे वापस कैसे करें। क्योंकि कोई भी योजना ऐसी नहीं जी होगी जिसमें आपको पैसा मिल जाएगा वापस नहीं लिया जाएगा। अनुदान बिल्कुल कुछ हद तक हो सकता है लेकिन पैसा बैंक का है तो बैंक कभी न कभी उसे वापस लेगा। तो आपको उस पे भी जी काम करना पड़ेगा। तीसरा अगर कोई भी अपनी व्यक्ति जो स्वरोजगार करना चाह रहा है वो एक बार प्रॉपर गाइडलाइन प्रॉपर ले ले। चाहे विभाग से लेना हो विभाग से ले ले, अगर उन्हें आवश्यकता हो तो हमारे स्तर पे आ जाएँ। हम एक बार उनके प्रोजेक्ट को चेक कर लेंगे क्या उसमें कमियाँ हैं, क्या-क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो होनी चाहिए। जी जहाँ पे भी जी सरकारी पैसा अच्छा इन्वॉल्व है, जहाँ पे भी आपको बड़ी मात्रा में अनुदान मिल रहा है, वहाँ पे कागज़ों में थोड़ा-सा प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होगा। आपके नाम पे ज़मीन नहीं है, तो बिना आपकी ज़मीन आपके नाम पे भी आपको सब्सिडी या फिर लोन कैसे मिल पाएगा? ये चीज़ें बहुत जी जी व्यावहारिक हैं। और दूसरा एनओसी मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ बड़ी एनओसी आपको नहीं चाहिए होती है। ग्राम स्तर लेवल पे या आपके बहुत ही ब्लॉक स्तर लेवल के अधिकारियों से ही आपको एनओसी प्राप्त करनी होती है। वो भी तब जब आपका किसी अन्य उससे आपका जैसे अगर आप फॉरेस्ट इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको फॉरेस्ट से भी थोड़ा एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर आप सड़क के किनारे कुछ बना रहे हैं, तो आपको पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर अगर जी आप बहुत बड़ा होटल बना रहे हैं, तो आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। वो तो बहुत ही बेसिक फॉर्मेलिटी है जो हर जगह करनी है। जी जी सर। और सर इसके साथ साथ जैसे कि ये सब छोटे मोटे उद्योग होंगे और साथ में जैसे टूरिज्म को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी एरिया है और उस तरह से हमारे पास मतलब एक असेट है कि हम टूरिस्ट हुँ। और इनको मतलब अट्रैक्ट कर सकें। आपके हिसाब से क्या आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है इसमें? एज ए आप वहाँ पे रहते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं इन चीज़ों को? हुँ। पर्यटन में काफ़ी ज़्यादा अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि धीरे-धीरे करके जो हमारे पहाड़ में है, एक आपका एस्थेटिक वैल्यू तो है ही, एक आपका बहुत अच्छा व्यू तो है ही है। साथ में बहुत ही हम्म, सुंदर और बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट भी हम दुनिया को दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली से या कहीं से भी यहाँ आना चाह रहा है, तो उसको जो यहाँ पे 2-4 दिन रह के जो उसको पीस और माइंड का पीस हो चाहे आपका फिज़िकली वो अच्छा फ़ील करेगा, वो आपको और कहीं फ़ील नहीं कर सकता। पर्यटन इन्हीं चीज़ों पे काम करता है कि जो व्यक्ति वहाँ पे आके कुछ रिलैक्स कर सके। पर्यटन में एक जी बहुत बड़ा पर्यटन का जो क्षेत्र है जिस पे हम काफ़ी ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं या हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे थोड़ा-सा उसको बढ़ाया जाए, वो है आपका साहसिक पर्यटन। एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम यस से पर्यटन को बढ़ावा एडवेंचर। देना। यस जो जो आपका एक बहुत आपके ट्रैक्स हो सकते हैं, ट्रैकिंग रूट्स हो सकते हैं, आपके रिवर बेस्ड हो सकते हैं, वाटर बेस्ड आपके चाहे कयाकिंग हो, चाहे राफ्टिंग हो, चाहे आपकी जॉगिंग हो या आपका एयर बेस्ड एरियल वाले आपके पैराग्लाइडिंग हो, पैरामोटर हो। ऐसी गतिविधियाँ जिनकी बहुत संभावनाएँ हमारे पहाड़ में हैं और यहाँ पे आराम से हो सकती हैं। वो गतिविधियाँ जब यहाँ पे होना शुरू होंगी, पर्यटन का जो एक हमारा स्केल है वो बढ़ जाएगा। तीसरा हमारे यहाँ जी नदियाँ हैं जहाँ पे एंगलिंग हो सकती है, एंगलिंग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे बहुत सारे ऐसी लोकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे योगा, मेडिटेशन बेस्ड हमारी डेस्टिनेशन डेवलप की जा सकती हैं। इसमें हमारे लोकल जो वहाँ पे हैं युवा हैं, उनको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे वो काम करना चाह रहे हैं, उसकी यूएसपी उसकी यूएसपी मतलब आप यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट क्या हो, कैसे यूनिक है अपने आप में। अगर मैं जी सरायखेत की बेल्ट ये रोटियार से लेके चले जाऊँ, आपको कालिका मंदिर होते हुए सरायखेत तक, वो पूरी की पूरी बेल्ट में बहुत अच्छा हिमालय है। और उसका जो एल्टीट्यूड है वहाँ पे आपका सर्दियों में बहुत अच्छी बर्फ भी पड़ती है और बहुत ही पीसफुल वहाँ पे एक क्लाइमेट है। तो यहाँ पे योगा जी बेस्ड, मेडिटेशन बेस्ड छोटे-छोटे होम स्टे बसते हैं जहाँ पे कि पंचकर्मा बेस्ड
इसके अलावा आपके और भी ऐसी गतिविधियां हैं जो वहाँ पे हो सकती है। ट्रैकिंग रूट्स बन सकते हैं वहाँ बहुत अच्छे, जहाँ की जी आप थोड़ा चढ़ के 5 किलोमीटर का ट्रैक करके पहाड़ पे चढ़ेंगे, जहाँ से आपका बहुत अच्छा हिमालय, हम ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और जो जी हमारा लोकल का वहाँ पे व्यक्ति है, उसको लोकल बर्ड्स के बारे में, लोकल वेजिटेशन के बारे में, लोकल फ्लोरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो आए व्यक्ति, आपका पर्यटक जो आए, आप उसको अच्छे से वहाँ की पूरी बात, जो भी आपकी फ्लोरा फोना है या फिर आपकी जो भी लोकल ब्यूटी है, उसको आप बता पाए। पर्यटन में जी संभावनाओं की जी कोई सर। कमी नहीं है, अत्यधिक अत्यधिक संभावनाएं हैं। और जो भारत में और उत्तराखंड में योजनाओं की भी कमी नहीं है। पर्यटन में काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हमारी अभी चल रही हैं, जिसका लाभ ताकि कोई भी हमारा लोकल युवा उसमें कार्य कर सकता है। इसके जी अलावा अगर एक साइट अगर वहाँ पे एडवेंचर की ढूंढ ली जाए, एडवेंचर एक्टिविटी, चाहे आपकी वो जिप लाइन के माध्यम से हो, चाहे आपका वो पैराग्लाइडिंग के माध्यम से हो, चाहे वो आपका ट्रैकिंग या रूट के माध्यम से हो, ऐसी गतिविधि हमें साथ में उसमें साथ रखनी पड़ी, ताकि व्यक्ति अपना वो वाला एडवेंचर वाला जो एक हमारा एस्पेक्ट है, उस पे भी वो उसका भी मजा ले सके। जी जी सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर एक ये था कि एक मेरे पास कहीं से एक क्वेश्चन आया था कि जैसे जो हमारे गांव में होते हैं ना, भांग होती है जैसे, तो उसकी जो खेती होती है क्या ये अवैध है या वैध है? क्योंकि अवैध तो मतलब ये बैन तो है ही, लेकिन जैसे गांव में तो इसका और भी मल्टीपल यूज है, जैसे चटनी बनाते हैं और मेडिसिन में यूज होती है। हम्म। तो ये आप थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करेंगे ताकि लोग देख जान सके कि हाँ इसमें उत्तरा लार्जर स्केल पे करना चाहिए उत्तराखंड इसको या नहीं में, करना चाहिए। हाँ, जी उत्तराखंड में भांग के रेशों की खेती की जा रही है। उसके अलावा जी उत्तराखंड में भांग की अगर आप मेडिटेशन पर्पज के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं, तो उसका परमिट दिया जाता है, जो शासन स्तर पे जी जारी होता है। उस परमिट के बाद ही आप उसका एक्सट्रैक्शन करके कुछ भी मेडिटेशन चीज बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसका जी नारकोटिक्स में किसी भी तरह यूज कर रहे हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है और अवैध है। अगर ओके। आप उसकी समझ रहे हैं, अगर उसके आप फाइबर से कुछ बना रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या बहुत लंबे समय से आपका ट्रेडिशनल हम्म। बनता आया है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो प्रतिबंधित है। और उसके बीच आप चटनी बना रहे हैं, तो ऐसे डिश बना रहे हैं जो कि नारकोटिक्स बेस्ड नहीं है, तो उसमें मुझे लगता नहीं लगता कोई प्रतिबंध है। लेकिन जहाँ पे उसका नारकोटिक्स के फॉर्म में यूज होगा, वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। जी और भांग की खेती आप कमर्शियली नहीं कर सकते जब तक कि आप पास प्रॉपर परमिट ना हो। ओके ओके। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये तो हमने जो भी डिस्कस किया इस तरह के मुद्दे तो होते रहते हैं, लेकिन महिलाओं को एम्पावर करने के लिए किस तरह की योजनाएं हमें करनी चाहिए, किस तरह की योजनाएं हमारे गवर्नमेंट के एंड से हैं और ग्राउंड लेवल पे क्या उसका असर किस तरह से दिखाई दे रहा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए सरकार अन्य बहुत माध्यमों से कोशिश कर रही है, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से कोशिश कर रही है, बहुत सारी विधायी परिवर्तन के माध्यम से कोशिश करी, चाहे हमारा पंचायती राज में 50% आरक्षण हो, चाहे महिला को ही मुखिया बनाया जाना हो, चाहे आपके अन्य किसी माध्यम से हम कोशिश करें, चाहे वो आपका नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा रहा हो, चाहे अन्य माध्यम से, चाहे वो किसी भी है? जी योजना में लाभार्थी अगर महिला है तो उसके लिए अलग से कोटा रखा जा रहा है। तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा हमारा सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें थोड़ा सा उसमें बदलाव की आवश्यकता है, कि उनको एज ए लीडर, जहाँ पे अगर वो ग्राम प्रधान बनती हैं, तो उनको ही आप लीडरशिप में आगे आने दें, ताकि जो सरकार ने जी एक प्रॉपर स्कीम बनाई है कि उनको अगर आगे, चाहे मैं कई जगह मैं मुझे ऐसा देखने को मिलता है, कई जगह देखना पड़ता है कि प्रधान चुन के तो महिला आ जाती हैं, लेकिन असल जो पावर है या असल जो निर्णय है, वो स्वयं लेके उनके पति ले रहे होते हैं, या अन्य कोई उनका पुरुष प्रधान जो घर का है वो ले रहा होता है। ऐसे केस में जी मुझे जो लगता है कि हमें एज ए सोसाइटी भी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो स्वयं अपने निर्णय लें, क्या पता बहुत अच्छा काम भी करें। जी इसके अलावा चाहे मैंने आपको अभी बताया था कि आपका एनआरएम की जो स्कीम चल रही है, उसमें भी महिलाओं का ही समूह बने, महिला महिला समूह को ही हम उसमें मदद करते हैं, अनुदान देते हैं, चाहे रिवॉल्विंग फंड देते हैं। इसके अलावा अन्य जी सभी योजनाओं में जहाँ पे भी महिलाएं, उनको प्राथमिकता दी हमेशा देते आए हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस्टर दीपक रावत, और दीपक के पास भी कुछ क्वेश्चन है, तो मैं दीपक के पास चलता हूँ। यस दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक तो बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे कि हमारे क्षेत्र यानी आपका क्षेत्र में कितने ग्राम सभाएं हैं और ब्लॉक्स पड़ते हैं, क्योंकि ये कितना बड़ा एरिया होता है एक डीएम के लिए, तो मैं थोड़ा जानना अच्छा, चाहूंगा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन।
तो मेरे पास अभी जो सब डिविजन विकासखंड है, इसमें आपकी 2 तहसील है, तहसील विकासखंड, तहसील शालदे। तहसील विकासखंड में कुछ पार्ट हमारा द्वारहाट ब्लॉक में चलाया गया है, कुछ पार्ट हमारा ताड़ीखेत ब्लॉक में चलाया गया है। अगर मैं ब्लॉक वाइज लेके चलूँ तो विकासखंड ब्लॉक में 99 के करीबन हमारी ग्राम पंचायतें हैं, और शालदे ब्लॉक में हमारी 94 के करीबन हमारी ग्राम पंचायतें। और कुछ पंचायतें हम मेरे पास थर्ड ब्लॉक की भी हैं, जो कि हमारे मानिला वाली बेल्ट है, तहसील विकासखंड की बात है। तो करीबन करीबन लेके चलें तो 250 तक मेरे पास ग्राम पंचायत होंगी जो अभी मेरे क्षेत्र में प्रगना के हैं। सर एक चीज और था कि जैसे इतना बड़ा एरिया है तो आपको काम यानी काम, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत ज्यादा काम होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे इस चीज का ध्यान रखते हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं और इस चीज का कैसे मैनेज करते हो? और काम तो ऐसा है कि सेवा में अगर हम हैं तो सभी जगह, चाहे हम यहाँ हों चाहे कहीं भी, सभी जगह काम तो हमें करना ही है। कभी किसी दिन हमारे पास काम ज्यादा होता है, किसी दिन हमारे पास काम कम होता है, तो वो तो हमें एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना ही होता है। और परिवार को भी हम कोशिश करते हैं कि जब समय मिले हम परिवार को भी पूरा अपना समय दें। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, सभी जितने चाहे हमारे नीचे स्तर के अधिकारी चाहे ऊपर स्तर के, सभी लोग अपना उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे पास ज्यादा काम है। काम अब जितना होना चाहिए उतना काम है, पर बहुत अधिक काम का मैंने कभी मुझे नहीं लगा कि पर्सनली फील नहीं किया कि बहुत ज्यादा। जी जी। और सर एक था कि आप जैसे हमारे मंदिर के लिए, जैसे हम आप जानते हो कि महाकाली मंदिर एक मतलब अल्मोड़ा, वैसे तो जो लोकेशन है वो अल्मोड़ा में ही है उसकी लोकेशन। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, मंदिरों के लिए भी कोई ऐसा यानी ऐसी कोई गवर्नमेंट योजना है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं? ऐसी कुछ चीजें हैं जो जिससे, जैसे मैं कहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान के दौरान भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे टॉयलेट के लिए हम कर सकते स्वच्छ हैं, भारत में आपका या फिर हम शौचालय। जी जी। हाँ हाँ, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि मंदिर के लिए विकास के लिए हम कहाँ से किस योजना के माध्यम से करवा सकते हैं। तो अगर आप शौचालय संबंधी कार्य करने हो तो ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय संबंधी कार्य हमारे सुजल के माध्यम से हो रहे हैं, जिसमें कि हम कम्युनिटी टॉयलेट्स जो हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा अत्यधिक भीड़ भाड़ हो सकती है, या ऐसी जगह जहाँ पे कि आम लोग अत्यधिक पब्लिक आना जाना है, उसमें कम्युनिटी टॉयलेट हमारे बन रहे हैं। अगर वहाँ पे प्रस्तावित नहीं है, इसमें मुझे एक आप लेटर भेज देंगे तो मैं भी यहाँ सुजल को भेज के इसमें एक प्रस्तावित हम करवा देंगे। दूसरा, मनरेगा के माध्यम से भी हमारे बहुत सारे छोटे मोटे विकास काम जो होने हैं गाँव के, वो हमारे किए जा सकें। और अगर अगर आपको सौंदर्यीकरण का काम करवाना हो या अन्य रास्तों का काम कराना हो, तो वो आप ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास करवा के भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप क्षेत्र पंचायत के माध्यम से भी करवा सकते हैं, जिला योजना के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। विधायक और सांसद निधि में ये कार्य हम प्रस्तावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम वहाँ पे वन पंचायत है, वन पंचायत के माध्यम से भी रास्तों को, अगर फॉरेस्ट जा रहे हैं तो रास्तों को भी ठीक ठाक किया जा सकता है। सर सर जैसे हम चाहते हैं कि एक जैसे पानी है, बारिश के पानी को हम कैसे उपयोग में लाएं, ऐसी कोई योजना है कि उस जो भी है, अगर उस पानी को इकट्ठा करके उस पानी का हम मिसयूज ना करें, उसका यूज करें, तो ऐसी कोई स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम एक जगह रेनी वाटर गवर्नमेंट को ने स्टोर अभी करें और ग्राम फिर वो सभी जी जी। गवर्नमेंट ने अभी सभी ग्राम पंचायत में जल संवर्धन संबंधी बहुत सारे काम कराए हैं, जो कि मनरेगा के माध्यम से भी और अन्य माध्यम ग्राम निधि के माध्यम से या क्षेत्र पंचायत के माध्यम से उसमें फोकस किया जाता है कि ज्यादा ज्यादा काम आप ऐसे कराएं जिसमें कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाए। ऐसे काम हम कई गांव में हो रहे हैं, कई बार धरातल में वो काम इस दशा में होते हैं कि वो उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पाता। थोड़ा सा उसमें आप सभी लोगों को भी अपनी जब खुली बैठक होती है प्रस्ताव रखने चाहिए कि जो कि आपकी जल संवर्धन से संबंधित हो। इसमें हम अब काम हो रहे हैं और काम कराने का पूरा स्कोप है वाटर हार्वेस्टिंग के। इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कई जगह कर रहा है, आपका कृषि विभाग कई जगह हमारे वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट कर रहा है। सर जैसे कोई जिला स्तर से, जैसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान, हम टॉयलेट्स की बात करें कि हम चाहते हैं, जैसे जब मेला होता है तो कई सारे टॉयलेट की वहाँ पे जरूरत पड़ती है। वैसे अभी रिसेंटली कुछ टॉयलेट बने हैं, शायद वो योजना आपके यहाँ से ही आई है, लेकिन उसमें कुछ अभी चल रहा है, अभी शायद फंडिंग का कुछ है। तो मैं सब ये चाहूंगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कहाँ से मिलेगा, इसका प्रोजेक्ट जो है हमें यानी आपके थ्रू मिलेगा या जिला स्तर के तरफ से मिलेगा, ये आप डायरेक्ट इसमें हमारे पीओम से कनेक्ट है या कैसा है?
नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही आप अपने ब्लॉक के माध्यम से, अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से, या मुझे आप डायरेक्ट पत्राचार करके भी एक प्रस्ताव दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारी अत्यधिक आबादी है, यहाँ पे या अत्यधिक हमारा लोगों का आना जाना है, या फिर ऐसी कोई जगह है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की है, जहाँ पे शौचालय की अत्यंत आवश्यकता है। आप उसको फिर हम स्वजल एक योजना चल रही है, जिसमें ऐसी सभी जगहों पे शौचालय निर्माण करने का कार्य किया जाता है। स्वजल के जिला स्तर पे आपकी पीडी होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, जो कि विकास कार्यालय में जो हमारा है विकास भवन, वहाँ पे है ये कार्यालय। इनके माध्यम से ये सारे काम किए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप प्रस्तावित करते हैं तो हमारे हो जाएंगे। जब मैं सल्ट में था, सल्ट में मैंने 3-4 जगह प्रस्तावित किया, सभी 3-4 जगह, चाहे वो भाना देवी हो, चाहे आपका मरचूला में हो, चाहे आपका टोटाम में हो, तीनों जगह पे अब उस स्वीकृति के वहाँ पे काम शुरू हो गया है। इसके अलावा शौचालय का निर्माण हम चाहें तो पर्यटन विभाग के माध्यम से भी हम करवा सकते हैं। उसके लिए भी हमें पर्यटन विभाग को प्रस्ताव बना के भेजना होगा कि यहाँ पे शौचालय की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जगह है, तो पर्यटन विभाग के माध्यम से भी उसमें कराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि वहाँ पे लोकल स्तर पे एक ऐसी समिति हो जो उसका रख रखाव करे, तो उसमें एक आदमी लगाया जाए, उसमें एक नॉमिनल शुल्क ले आदमी का इस्तेमाल करने का, ताकि साफ सफाई उसकी होती रहे, क्योंकि बिना उसके मुझे नहीं लगता कि वो लंबे समय तक काम कर पाए। जी, अभी सर वैसे वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब रहते हैं, और 2 लोग जो हैं वो तो परमानेंटली वहाँ पे रहते हैं, और वो एक सफाई का काम करते हैं और एक पूजा में करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएँ करी हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये चीज़ें बनती जाएगी तो शायद और भी चीज़ें वो आगे और भी लोगों को वहाँ पे रखना पड़ेंगी। और सफाई का जहाँ तक मेरी मानने है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, खुद भी यानी स्वयं एज़ ए वॉलंटरी भी काम कर लेते हैं। तो मतलब सेवा के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं आगे, और सुबह-शाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आ सकते हैं और सफाई कर सकते हैं, जहाँ तक सभी है। सर मेरा एक और है, क्या हम कूड़ा, जैसे हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि डस्टबिन, और वहाँ उड़ के पूरे मंदिर में भी मतलब वो डस्ट आ जाता है। तो ऐसा भी कुछ हो, लोग कोई प्रसाद है या कुछ भी है, उसको रख के एक डस्टबिन टाइप का, एक नहीं मैं कह रहा हूँ कई सारे हो वहाँ पे, ताकि उन डस्टबिनों का भी लोग यूज़ करें। तो इस तरीके की भी कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, हम डस्टबिन भी वहाँ पे यूज़ नहीं, करें और अपने डस्टबिन वातावरण को भी ग्राम स्वच्छ करें? पंचायत के माध्यम से, डस्टबिन आपकी जो उस मंदिर के संबंधित जो ग्राम पंचायत है उसके माध्यम से वहाँ डस्टबिन क्रय किए जा सकते हैं। उनके पास स्वच्छता समिति होती है, जिसमें कि उनके पास पैसा आता है, जिसके माध्यम से वो क्रय करके वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो मंदिर की हमारी समिति है वो उत्पादन आपका, चाहे वो जब मेला होता है जो भी व्यक्ति वहाँ पे दुकान लगाए उसके माध्यम से ले, या फिर अपना एक प्रसाद बनाए, लोकल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लोकल गांव की महिलाओं के माध्यम से एक प्रसाद का पैकेट बनाए। जो भी व्यक्ति जाएगा वो लोकल का ही प्रसाद देगा या खरीदेगा। उसके बाद उसके माध्यम से अपनी थोड़ी सी एक आय का साधन बनाना जरूरी, ताकि वो लंबे समय तक छोटे मोटे जो काम है मंदिर के वो किया जा सके। मंदिर में जो आपका दान आता है या वो आता है, उसकी समिति अपने माध्यम से उसका कैसे उपयोग करना है, चाहे वो डस्टबिन स्थापित करने हो, चाहे उसके छोटे मोटे काम करने, उसमें वो खर्च कर सकती है। जी सर, मैं ये सब मैसेज मैं अपने समिति को भी ये ऑडिबल सब नहीं बातें है, हम रखेंगे, और शायद वो लोग सुन भी रहे होंगे। ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल मैं आवाज ये नहीं। सर एक मेरा और क्वेश्चन है कि जैसे हमारे यहाँ पे आप कभी मेला में अभी आए हो, या आपको कितना टाइम हो गया है वहाँ पे? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कि सभी जानते हैं कि हर 3 साल बाद एक मेला होता है, बड़ा मेला, जिसे हम स्थानीय भाषा में जतोड़ा भी कहते हैं। तो सर वहाँ पे आपकी यहाँ से ही एक व्यवस्था होती है, जो जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, सभी लोगों का, वक्तों का ध्यान रखना, ये सब चीज़। तो सर ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहता है, और किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हो कि नहीं, ये एक बड़ा आगे से बड़ा एक वो आ रखा है, और इसको किस तरीके से आप मैनेज करते हो जहाँ पे भी या करेंगे? खासकर जो मान लीजिए, हाँ, अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिल पाया। अभी मुझे यहाँ पे 8-9 महीने ही हो रहे हैं वेकेशन में। लेकिन जहाँ पे भी जो आस्था के केंद्र से, जहाँ पे अत्यधिक भीड़ होने की संभावना होती है, सबसे बड़ा हमारा काम होता है कि क्राउड को मैनेज करना, लोगों के आने और जाने सुविधाजनक रहे, ज्यादा अत्यधिक भीड़ न आने में हो न जाने में। क्योंकि कई बार अगर अत्यधिक भीड़ होने से भगदड़ की स्थिति बनी रहती है। दूसरा ये होता है कि क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि व्यवस्था है, तो ऐसा ना हो कि रास्तों में कहीं पार्किंग प्रॉपर ना होने की वजह से जाम लग जाए, लोगों को आने जाने में असुविधा हो। दूसरा, पार्किंग को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तीसरा, ऐसी जगह पे कुछ
व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो उपद्रव करें या फिर ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से कि थोड़ा सा शांति का माहौल ना बना रहे, तो उस चीज को से भी निपटना होता है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे हमारी फोर्स रहे। हमारा कालिंगा मंदिर वाला जो क्षेत्र है वो राजस्व पुलिस क्षेत्र में आता है, लेकिन उस समय हम जिलाधिकारी महोदय से स्पेशली हम डिमांड करते हैं कि हमें वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स, जो रेगुलर पुलिस है वो भी हमें मिले। तो उसमें हम हमारे सीओ स्तर के अधिकारी भी रहते हैं, एसओ स्तर के अधिकारी रहते हैं। इसके अलावा पौड़ी से भी हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे पूरा व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसके अलावा क्योंकि वहाँ भीड़ अत्यधिक रहती है, तो 2 से 3 हमारे एसडीएम, तहसीलदार और अन्य पटवारी लोग भी वहाँ पे रहते हैं, ताकि सारी व्यवस्थाएं जो है समुचित प्रॉपर ढंग से हमारी वहाँ पे बन सके। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि गांव में एक मतलब मेरा एक हम लोगों का एक वहम है कि वहां पे जैसे पावर अटॉर्नी या खतौनी होती है, तो क्या ये पक्की रजिस्ट्री है? क्योंकि ये सब कुछ आपके अंदर ही आता है कि जमीन क्षेत्र में जितनी भी जमीन है, जायदाद है, उसका किस तरीके से आप यानी जो खतौनी है और पक्की रजिस्ट्री में दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो हम ये जानना चाहेंगे। और दूसरा हम ये चाहेंगे मैं कि बताऊँ, जैसे कोई स्थल है, मतलब जैसे कोई ट्रस्ट है या मंदिर है, अगर वो कोई ऐसे गवर्नमेंट लैंड में है या, तो उसका क्या मतलब किस तरीके से वो उसको अगर वो ट्रस्ट बनाना चाहता है, तो वहाँ पे कोई एक ऐसी कोई स्कीम है क्या कि वो हो सकता है? हाँ, पहला तो आपका ये है कि आपने कहा रजिस्ट्री, पक्की रजिस्ट्री और खतौनी। तो मैं आपको बताऊँ, रजिस्ट्री जो होती है, रजिस्ट्री एक दो भी लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। आप सेलर हैं, दूसरा बायर है, आप विक्रेता हैं, दूसरा क्रेता है। क्रेता ने विक्रेता को जमीन बेची, उन दोनों के बीच में मध्य एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को हम उसकी जो वैल्यू है सर्कल रेट के हिसाब से उतना जमा करा के तब पंजीकृत करते हैं। जब उसको पंजीकृत करते हैं, पंजीकरण को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो वो एक रजिस्टर्ड आपका एग्रीमेंट हो गया। जब उसके आधार पे हम उस रजिस्ट्री को तहसीलदार के न्यायालय में भेजते हैं, जहाँ पे तहसीलदार उस जिसके व्यक्ति ने बेची है उसका नाम काट के, जिसने खरीदी उसका नाम उसमें खतौनी में दर्ज करता है। तो जो आपकी खतौनी है, खतौनी आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट है, यानी कि आपके नाम पे भूमि दर्ज है, कितनी दर्ज है, वो आपका खतौनी बताएगा। खतौनी के आधार पे ही आपको भूमि के अधिकार प्राप्त होते हैं। रजिस्ट्री होने से ही आपका हम ये नहीं मानेंगे कि आप उस भूमि के अधिकारी हैं, जब तक कि आपका खतौनी में नाम दर्ज नहीं होता। जो खतौनी, अगर खतौनी में जिसका नाम दर्ज है वही उसका कागजों के भू अभिलेखों के हिसाब से उसका मालिक, उसका स्वामी। दूसरा आपने बताया ट्रस्ट के बारे में, अगर कोई मंदिर हमारा राजकीय है, सरकारी भूमि पे स्थित है, उसको अगर पंजीकृत करना हो तो उसमें दूसरा उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें आप जिलाधिकारी महोदय से या मेरे माध्यम से एक प्रस्ताव यहाँ से भिजवा सकते हैं कि हमें ये मंदिर हमारा काफी लंबे समय से, बहुत पुराने समय से यहाँ पे हमारे यहाँ इस जमीन पे स्थित है, और अब ये वर्तमान में सरकारी उसके नाम पे दर्ज है। इस समिति के नाम पे इसको दर्ज, या उसको समिति को आवंटित करने के लिए आप यहाँ पे लेटर प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें फिर हम चेक करवा लेंगे कि नाम पे दर्ज है, कैसे दर्ज है। तो अगर समिति अगर आपकी जेन्युइन होगी तो उसके नाम पे फिर वहाँ पे आपका भूमि क्या भविष्य में आवंटित की जा सकती है। बहुत ही सही इंफॉर्मेशन। एसडीएम के लिए मतलब जैसे आपके उसके लिए किस तरीके से नवयुवक एक अप्लाई करे इस चीज के लिए, और क्या क्या इसके लिए शिक्षक योग्यता होनी चाहिए, कितने % मार्क होने चाहिए, कौन कौन से एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, ये मैं पूछना चाहूंगा। और ताकि हमारे आने वाले जितने भी हमारे क्षेत्र के युवक हैं उनको कुछ ना कुछ इससे इससे कुछ बेनिफिट मिले, वो आगे। जी सर। वो एक आपके आईएएस होते हैं, दूसरे आपके पीसीएस होते हैं। तो आईएएस आपके शुरुआत में कुछ टाइम फिर सीधे फिर डीएमसी में जाते हैं, और एसडीएम जो आपके पीसीएस से आते हैं कुछ टाइम एसडीएम रहते हैं, फिर एडीएम, फिर आपके सीडीओ, फिर उनको आईएएस मिलती है। तो आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप या फिर आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं या आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोनों का मेरे हिसाब से सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस आपके आईएएस वाले एग्जाम में ऑप्शन का भी आपको थोड़ा सा तैयारी करनी होती है, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपका ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपका मैथ्स हो या साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या कुछ और हो। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसकी फॉर्म को भर सकते हैं, और आप इसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसके एग्जाम्स होते हैं
वो आपको फिर देने होते हैं। इसके 3 लेवल पे इसके एग्ज़ाम होते हैं, 3 स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहला आपका जो होता है प्रीलिम होता है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। एक आपका सीसैट वाला होता है, जिसमें आपका कॉमन एप्टीट्यूड होता है, और दूसरा आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें क्या वो जीके और साइंस और करंट अफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होते हैं। आप एक बार आप इस सभी लोग जो उसको अपेयर होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को उसमें से फिर स्क्रीन आउट करते हैं, कुछ लोगों को फाइनल करते हैं मेरिट के आधार पे। फिर उन जो बच्चे आपका प्री क्लियर करते हैं, फिर उन लोगों का फिर होता है मेंस का एग्ज़ाम, जिसमें कि उत्तराखंड में 7 से 8 एग्ज़ाम होते हैं। उसमें आपका हिंदी भी है, ऐसे भी है, जनरल स्टडीज़ के भी अलग-अलग पेपर होते हैं, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके सोशियोलॉजी के होते हैं, हिस्ट्री के होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं, जो आपको प्रॉपर डिटेल में सिलेबस में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आपको अलग से एक लिंक भी दे दूँगा। और उस एग्ज़ाम में जो अच्छा स्कोर करते हैं, उनमें से कुछ बच्चों को फिर कट ऑफ लिस्ट के आधार पे फाइनलाइज़ किया जाता है, जिनका फिर इंटरव्यू होता है। और जो बच्चे उस इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो उसके आधार पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें कि आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, और जिसके आधार पे जो मेरिट की लिस्ट बनती है, मेरिट में फिर हर जिस व्यक्ति ने जो चॉइस भरी हो, कि चाहे वो एसडीएम की हो, चाहे डीएसपी की हो, चाहे एआरटीओ की हो, चाहे आपकी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स की हो, चाहे आपकी जो भी उस साल के जो भी पद रहेंगे, उस पद के सापेक्ष उनका फिर फाइनल रिजल्ट बनता है। और इसी तरह अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आईएएस में भी सेम ऑलमोस्ट सेम यही प्रक्रिया है, 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले उसमें भी प्री होता है, प्री का भी आपका वही पैटर्न है, एक आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, एक आपका सीसेट का पेपर होगा। क्योंकि आईएएस आपका अखिल भारतीय स्तर का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा उसका जो स्तर होगा आपके पीसीएस के एग्ज़ाम से थोड़ा सा कठिन होगा, और लेवल थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्टेट पीसीएस। वो कंपैरेटिव है, बच्चे की तैयारी के ऊपर है, क्या पता किसी की आईएएस की अच्छी तैयारी हो, पीसीएस की कम तैयारी हो। उसके बाद उसमें भी जो बच्चे फाइनल होते हैं, उसमें कट ऑफ बनता है, और उसमें जैसे अगर आपका 5 लाख बच्चों ने प्री दिया, तो उसमें से आपका 50,000 बच्चे मेंस के वो आपके शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर वो बच्चे आपका मेंस एग्जाम देते हैं। मेंस में भी अब वहाँ पे 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक जनरल ऐसे का पेपर होता है, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। तो उस पेपर्स में जो मार्क्स स्कोर करेगा, उस मार्क्स के आधार पे फिर आपके इंटरव्यू होता है। फिर आपके इंटरव्यू के बाद टोटल मार्क्स आपके बनते हैं, जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है। मेरिट में जिस हिसाब से जिसने चॉइस दी होगी, उस हिसाब से उसको फिर फाइनल वो मिलता है। तो सर इसमें माइंडसेट पहले से ही करना पड़ेगा, जैसे कोई ट्वेल्थ जिन्होंने करा है उनकी अगर 60% मार्क है, तो मार्क भी इसमें डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट में जाके एक मेरिट बनती होगी। तो जैसे मार्क्स का कोई 10th में आपका, इसमें आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, परसेंटेज इसमें कोई मायने नहीं रखता है। परसेंटेज से आपकी मेरिट प्रभावित नहीं होगी। आपकी मेरिट प्रभावित अगर होती है, तो आपने जो मेंस में मार्क्स लाए हैं, जो इंटरव्यू में मार्क्स लाए हैं, जो आपने प्रीलिम एग्जाम में मार्क्स लाए हैं, उस पे ही आपका मेरिट प्रभावित होगी। मार्क्स का कोई कट ऑफ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने परसेंट मार्क्स होंगे तभी आप पेपर में अपेयर होंगे, ऐसा कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। जी सर, बस मैं एक लास्ट पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से पर्यटन स्तर को देखने के लिए, यानी जैसे हमारा मंदिर है, शायद आप वहाँ हैं, तो क्या एक कौन सी महत्वपूर्ण चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि आस्था है, लोगों का वहां से आस्था जुड़ा हुआ है, तो क्या महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए वहां के लिए? क्योंकि अगर हम महाकाली मंदिर की बात करें, तो वो एक प्राइम लोकेशन है, वहां पे इतना खूबसूरती से वहां जाके आप अपने टेंशन भूल जाते हो, वहां जाके आप अपने जितने भी आप बहुत सारे स्ट्रेस में हो, तो वहां जाके स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो वो एक प्राइम लोकेशन है वहां पे, इसलिए लोग जाते हैं, लेकिन आस्था के लिए भी लोग जाते हैं वहां पे। तो एक ऐसी क्या और भी पर्यटन के लिए आप मानते हो कि ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के लिए? हाँ, कोई भी ऐसी जगह हो जो पर्यटन से संबंधित, वहाँ पे 3-4 आधारभूत चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका जो अप्रोच का रास्ता है, अगर पैदल रास्ता है तो पैदल रास्ता जो आपका सहूलियत का हो, अच्छे से इसमें फुटपाथ बना हो, रेलिंग्स बनी हो, बैठने की जगहें हों, बेंच वगैरह हों। दूसरा उसमें आपका व्यू पॉइंट, अगर कोई ऐसा व्यू पॉइंट हो जहाँ पे आदमी बैठ के आराम से पूरे व्यू का नज़ारा ले सके, हिमालय देखना हिमालय दे सके, वैली देखना वैली दे सके, वो वहाँ पे हो। तीसरा मंदिर परिसर में साफ सफाई, और सभी लोगों के लिए वहाँ पे एक शौचालय, चाहे महिला के लिए हो चाहे पुरुष के लिए, पर्याप्त मात्रा में शौचालय हो। एक आधारभूत वहाँ पे ये सुविधाएं होना जरूरी हैं। इसके अलावा आप अन्य उसको सौंदर्यीकरण का काम करना चाह रहे हो, या फिर आप उसमें टाइल्स लगवाना चाह रहे हो, चाहे आप उसका एरिया बढ़ाना चाह रहे हो,
मंदिर के परिसर का, वो फिर आपका सेकेंडरी, मुझे लगता है सेकेंडरी है। सबसे मेन जो मुझे लगता है एक रास्ता, अच्छा रास्ता हो, बैठने के लिए प्रॉपर बेंच हो, और कोई अच्छा व्यू पॉइंट हो, और जन सुविधा के लिए वहाँ पे शौचालय, अन्य चीज़ें हों। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट की दुकान हो, ऐसी चीज़ भी अगर वहाँ होती है, उससे भी मुझे लगता है कि वहाँ पे जो भी पर्यटक आ रहा है उसको फायदा होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनूप जी, हमारे साथ अनूप जी भी हैं, तो अनूप जी। जी सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे अभी है कि लोकल प्रशासन को एज ए मतलब न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या आपके पर्सनल लेवल पे क्या की पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, और ताकि वहाँ पे सब कुछ मतलब एकदम इंटैक्ट रहे। सबसे और पहले तो दूसरा हमें ये है कि जैसे लिकर हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं, इनको कैसे इलीगली तरह से कैसे आप रोकते हैं। सबसे पहला तो आपका जो आपने बताया, जो आपकी शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं जितने भी हमारे पुलिस क्षेत्र हो चाहे पटवारी क्षेत्र जी हो, वहाँ पे जब भी कोई भी ऐसा छोटा मोटा अपराध हो, उसका तुरंत संज्ञान लेते उसमें आवश्यक कार्रवाई समय से की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पे रोक लगाई जा सके, अंकुश लगाया जा सके। दूसरा, जो भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको समय से न्याय मिले, उसका समय से उसकी एफआईआर हो जाए, समय से जो भी अभियुक्त है अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तीसरा, हम कोशिश ये करते हैं कि अगर ऐसा कोई सूचना हमें मिलती है कि जहाँ पे कुछ अवैध रूप से चाहे शराब की तस्करी की जा रही हो या अन्य किसी सामान की तस्करी की, जहाँ पे छापामारी कार्रवाई समय समय पे होती रहे उन दुकानों पे या उन ऐसे स्थानों पर, समय समय पर हमारे विभाग की तरफ से, चाहे राजस्व विभाग की तरफ से, चाहे पुलिस विभाग के या आबकारी विभाग की तरफ से छापामारी कार्रवाई हो सके, ताकि ऐसे व्यक्तियों को समय से पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जी हम समय समय पर मासिक बैठक के माध्यम से या जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की बैठक के माध्यम से सभी ऐसे केसों की जिसमें कि पुलिस मैटर हो, चाहे आपके ऐसे मामले हो, उनकी समीक्षा ली जाए, ताकि समय समय पर उस पे प्रगति बनी रहे और आवश्यक दिशा निर्देश जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी उनको मिलता रहे। जी जी सर आप आए हमारे महाकाली मंदिर सम्मेलन में। आपका महाकाली सम्मेलन मंदिर समिति आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां शेयर की और बहुत सारी चर्चाएं आपने की, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, वो सारी आपने व्यवस्था रखी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और भविष्य में आपसे जुड़ते रहेंगे। महाकाली से प्रार्थना करते हैं कि आपको प्रगति दे और सारी क्षेत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको हिम्मत दे। थैंक यू सर, धन्यवाद।